हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। देखिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं, फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो उनके लिए सीसेस लीव रूल 1972 के रूल 43 में मैटरनिटी लीव का प्रोविजन है। देखिए, 2016 से पहले जो आउटसोर्स कर्मचारी थे या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थे, उनको टेक्निकली जो क्योंकि उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं थे, तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में मैटरनिटी लीव देने का प्रोविजन रखा गया। और 2018 में एक और इसकी क्लैरिफिकेशन आई थी कि जो भी कर्मचारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, आउटसोर्स हैं, डेली बेस रहे हैं, पार्ट टाइम हैं, उनको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत जो उनको मैटरनिटी लीव देने का प्रोविजन बनाया गया था। ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ मदर एंड चाइल्ड। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि ये एक्ट क्या है और इसमें क्या 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 प्रोविजन है और क्या क्या बेनिफिट इसमें फीमेल कर्मचारियों को मिलने वाले हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये जो एक्ट है, इसका नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। और ये इसका मतलब ये है कि 1961 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज। जो वुमेन एम्प्लॉइज़ हैं, जो काम कर रही हैं, उनका राइट और जो इंटरेस्ट को उनको सेफ गार्ड करना था। अब मैंने बताया कि 1961 में तो इम्प्लीमेंट हुआ था, बट इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई और 2017 में इसमें काफ़ी एक मेजर अमेंडमेंट हुई थी। और ये जो मेजर अमेंडमेंट क्या थी, इसके जो एस्पेक्ट थे वो ये थे। इसमें क्या चेंजेस हुई, देखिए, पहले ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत जो मैटरनिटी लीव मिलती थी, इट वाज 12 वीक्स। अब इसको बढ़ा के 26 वीक्स कर दिया गया, मीन्स 26 वीक्स मीन्स 182 डेज। और दूसरा इसमें क्या था कि अब जो फीमेल कर्मचारी थी, उनको वर्क फ्रॉम होम की नई ऑप्शन इसमें इंट्रोड्यूस करी गई। और तीसरा जो ये था कि जो कुछ लेडीज़ बच्चे को अडॉप्ट करी थी या कमिश्निंग मदर थी, उनको भी ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत इसमें लाया गया और इनको 12 वीक्स का जो वो स्पेशल मैटरनिटी लीव जो वो इस एक्ट के तहत अलाउ करेगी। तो इस एक्ट का जो नाम है, देखिए, कोई भी एक्ट है तो उसका पहले सबसे पहले हमें नाम पता होना चाहिए। तो इस एक्ट का जो पहले नाम था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसको मैंने बोला अमेंडमेंट हो गई है, तो अब बोलते हैं इसको मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। और अगर इसकी बात करें तो ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर ये जो है वो एप्लीकेबल है। तीसरी बात आती है कि ये एक्ट जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, कौन कौन सी फीमेल कर्मचारी होंगी जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। तो इसमें बताया गया, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल वुमेन हु आर इम्प्लाइड इन एनी कैपेसिटी डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी, ईदर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल और कंसल्टेंट। देखो, ऑल सभी कर्मचारी, फीमेल कर्मचारी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एजेंसी के थ्रू या कंसल्टेंट के थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल पे लगी हैं या किसी भी कैपेसिटी पे लगी हैं, उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा। दूसरा इसमें बताया गया कि द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल माइंस। देखो, कोई माइंस में काम कर रही है फीमेल कर्मचारी या एस्टेब्लिशमेंट प्लांटेशन में काम कर रही हैं, किसी शॉप पे हैं, फैक्ट्रीज में हैं, या किसी इस तरह की जो एस्टेब्लिशमेंट में है, जो चाहे रेगुलर और अनरिकॉग्नाइज है या रिकॉग्नाइज है, सारी इन सेक्टरों में जो काम करने वाली फीमेल कर्मचारी हैं, उनके लिए रूल, ये एक्ट जो वो एप्लीकेबल है। अगली बात आती है एवरी एस्टेब्लिशमेंट बीइंग अ फैक्ट्री। मैंने बता दिया, जो फैक्ट्री है, माइंस है, प्लांटेशन का काम चला है कहीं, अगर जो इंक्लूडिंग एनी सच एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल है, वहाँ पे भी ये रूल, ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल है। अगली बात आती है कि ऑल्सो अप्लाई टू एनी फैक्ट्री। अगर किसी फैक्ट्री में कोई फीमेल कर्मचारी काम कर रही हैं, जो जहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल है, तो उनके लिए भी, उन फीमेल कर्मचारियों के लिए भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत जो उनको मैटरनिटी लीव दी जा सकती है। अगला बात आती है कि इसमें मिनिमम कितनी सर्विस चाहिए। क्या मान लीजिए आज फीमेल कर्मचारी ने ज्वाइन किया और मान लो क्या एक हफ्ते के बाद वो मैटरनिटी लीव पे जा सकती कि नहीं, तो देखिए इसमें कुछ गाइडलाइंस दे गई हैं। क्या बताया कि कोई भी कर्मचारी किसी भी फीमेल कर्मचारी को जैसे उसकी डिलीवरी होती है, उसके विद इन 6 वीक तक कभी भी उसको काम पे नहीं करा सकता, ना उससे काम पे लगा सकता है। तो ये जो 6 वीक की बात है, या तो डिलीवरी के इमीडिएटली बाद, या अगर मान लीजिए इवन मिसकरेज भी होता है, उसके भी विद इन 6 वीक तक उससे काम अपने भी एस्टेब्लिशमेंट में नहीं कराएगा। इस तरह ये इन्होंने फीमेल कर्मचारी के लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है इसी एक्ट के तहत कि वो विद इन 6 वीक इमिडिएटली, मीन्स जिस दिन उसकी डिलीवरी हुई या फिर जब उसका मिसकरेज हुआ, तो उसके विद इन 6 वीक कहीं भी काम वो नहीं करेगी। क्योंकि ये मैंने बताया कि ये जो एक्ट है, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ मदर एंड चाइल्ड।
तो ये ताकि अपने आप को रिकवर कर सके, इसलिए ये इस एक्ट में प्रोविज़न रखा गया है। अगली बात करिए कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी फीमेल कर्मचारी जो प्रेग्नेंट है उससे कोई ऑर्डिनर्स नेचर का मीन्स बड़ा हार्ड काम नहीं कराएगा जिससे उसके या उसके बच्चे के ऊपर कोई फर्क पड़ सके। अगला बात आती है कि द राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। ये देखो कितने दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी, तो पहले मैंने बता दिया था कि ये थी 12 दिन की, 12 वीक्स की सॉरी। तो अब इसको इन्होंने बढ़ा के 26 वीक्स कर दिया गया, मीन्स 182 डेज की मैटरनिटी लीव जो वो फीमेल कर्मचारी को मिलेगी। एवरी वुमेन सेल be entitled to and her employer shall be liable for the payment of maternity benefit at the rate of average daily basis। मीन जो उसको बिल्कुल जिस दिन छुट्टी जाने से पहले जो उसकी बेस थी उसके हिसाब से 182 डेज की उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी जब वो छुट्टी पे जाएगी। अगला बात आती है कि द नो वुमन शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट अंटिल शी इज एक्चुअली वर्क इन द एस्टेब्लिशमेंट। मीन देखो ऐसा नहीं कि आज ज्वाइन किया और कल से मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई कर दें, कम से कम 1 साल में उसने 80 दिन जो है वो उस एस्टेब्लिशमेंट में काम किया होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई है। अगली जो बात आती है कि द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमन शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज 182 डेज। ये जो मैटरनिटी लीव है अब 182 डेज की हो गई है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर डिलीवरी हो गई और बच्चे की डेथ हो जाती है, ये कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के ड्यूरिंग ही बच्चे की डेथ हो जाती है, तो फिर क्या रहेगा। तो इस स्थिति में जो फीमेल कर्मचारी है उसको 182 डेज़ की बजाय उसको 60 डेज़ की जो है वो मैटरनिटी लीव मिलेगी। अगला जो इसमें बताया गया कि देखो जब भी ऐसा नहीं कि वो बिना बताए ही जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ से चली जाए, उसको प्रॉपरली वो क्या करेगी अपने एम्प्लॉयर को एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत मैटरनिटी लीव लेने के लिए अप्लाई करेगी और अप्लाई करने के बाद ही वो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ेंगे। अगली इसमें बताया गया कि इन केस ऑफ द वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट, अगर कोई फीमेल कर्मचारी जो एस्टेब्लिशमेंट में है और प्रेग्नेंट है तो प्रॉपरली एक एडवांस में ही डेट जो है वो अपने एम्प्लॉयर को बता देगी कि पर्टिकुलर डेट से मैं मैटरनिटी लीव पे जाने वाली हूँ, सो दैट कि एम्प्लॉयर भी उस हिसाब से जो एक नेसेसरी अरेंजमेंट उसके सब्स्टिट्यूट के लिए कर सके। इसमें बोला गया कि एनी वुमेन हु हैज़ नॉट गिवन एनी नोटिस। देखो ये भी बताया गया कि कहीं ऐसा ना मानना कि अगर मान लो उसने कोई एडवांस नोटिस नहीं दिया है और वो अगर फिर उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, इवन देन अगर वो प्रॉपर्ली टाइमली नहीं भी बताती, इवन देन सी इज एप्लीकेबल फॉर दिस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। और इसमें बात आई है कि तो ऑन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, जैसे ही एम्प्लॉयर के पास ये नोटिस आ जाता है कि ये फलां लेडी जो है वो अब मैटरनिटी लीव पे जाने वाली है, तो फिर क्या करेंगे कि इसमें बोला कि वो जो एम्प्लॉयर है 6 वीक आफ्टर द डेट ऑफ डिलीवरी, मीन्स देखो सच वुमेन बी एब्सेंट हर सेल्फ फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट अंटिल एक्सपायरी ऑफ द, मीन्स ये समझो जैसे ये आ गया तो 6 वीक्स तक जो है वो उस एस्टेब्लिशमेंट में फिर काम नहीं कर पाएगी डिलीवरी के बाद भी। द अमाउंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द पीरियड प्रोसीडिंग द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डेट शैल बी पेड इन एडवांस। ये बताया गया कि देखो जब कर्मचारी की फीमेल कर्मचारी की डिलीवरी है उससे जो 6 वीक एडवांस में, ये समझो कि 1.5 महीने का जो उसको एडवांस में सैलरी देने का भी इसमें प्रोविजन जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में रखा गया। फिर ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई कि क्योंकि आपको पता चल गया कि पहले फीमेल कर्मचारी को एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को कि मैं पर्टिकुलर डेट से मैटरनिटी लीव जो अवेल करना चाह रही हूँ, बट हाउएवर फेल्योर टू गिव नोटिस अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट दिस एंटाइटल अ वुमेन फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मीन अगर वो टाइमली अगर नोटिस नहीं दे पाई अपने एम्प्लॉयर को तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से डिस एंटाइटल हो जाएगी, इवन देन सी विल बी एंटाइटल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो अगला जो इसमें बात आती है कि अब इसमें मिलेगा क्या फीमेल कर्मचारी को पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एंड अगर ये तो मैंने बता दिया कि जो भी फीमेल कर्मचारी है जब मैटरनिटी लीव पे जाती है तो जो इमिडिएटली लीव जाने से पहले जो उसकी बेसिस थी वो जो है वो उसको एज ए मैटरनिटी लीव में उसको पेमेंट होगी। अब बात आती है कि मान लीजिए कोई फीमेल कर्मचारी है वो चली गई है मैटरनिटी पे और उसको जो है डेथ हो जाती है उसकी वहाँ ड्यूरिंग डिलीवरी या उस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन बट विल बी द कंसिक्वेंसेस। तो उसके बेनिफिट जो हैं वो जो है वो उसका जो लीगल हेयर है उसको चली जाएंगे या जो नॉमिनी है उसको जो है वो ये देने पड़ेंगे एम्प्लॉयर के द्वारा। अगली बात आती है पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस। देखो
टेक्निकली क्या होता है कि जो भी कर्मचारी हैं उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए प्रोविज़न रखा गया है, तो अगर उसमें उनको बेनिफिट दिए जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिया जा रहा है तो इसको जो फीमेल कर्मचारी को डिलीवरी के लिए जो वो एक मेडिकल बोनस जो वो एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाएगा। फिर बात आती है कि अगर मान लीजिए कभी जो एस्टेब्लिशमेंट में काम करिए फीमेल कर्मचारी, उसकी अगर मान लीजिए मिसकैरेज हो जाता है तो बट विल बी द सिनेरियो, तो लीव मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में उसके लिए भी एक प्रोविजन रखा गया है कि 6 वीक्स का, कि अगर मान लीजिए मिसकैरेज होता है तो इमीडिएटली उसको क्या करना पड़ेगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एम्प्लॉयर के पास, और 6 वीक तक जो उसको जो मैटरनिटी लीव जो मिलेगी फॉर द पर्पज ऑफ मिसकैरेज। तो उसके बाद आता है कि अगर मान लीजिए कोई लीव फॉर इलनेस, मीन्स अगर कोई प्रेगनेंसी की वजह से या डिलीवरी की वजह से या प्रीमेच्योर बर्थ बच्चे की वजह से या मिसकैरेज की वजह से अगर फीमेल कर्मचारी अगर बीमार हो जाती है तो इसलिए इन्होंने बोला कि 1 महीने की जो वो उसको छुट्टी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत मिलेगी। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई गई नर्सिंग ब्रेक। देखिए, हालांकि सीसीएस लीव रूल में ये प्रोविजन नहीं है, हालांकि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में ये बताया गया कि एवरी वोमेन जो भी जिसने बच्चे को जन्म दिया है, हु रिटर्न्स ड्यूटी, जब वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है डिलीवरी की, तो डिलीवरी के बाद, तो उसके बाद उसने, क्योंकि अब बच्चा जो इन्होंने टाइम दिया है कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए इन एडिशन टू इंटरवल, जो उसको देखो दोपहर को रेस्ट होती है उसको छोड़ के 2 बार जो है ना उसको बच्चे को दूध पिलाने के लिए डेली जो 2 ब्रेक्स ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन फॉर नर्सिंग द चिल्ड्रन अंटिल द बच्चा जो है वो कितना 15 मंथ का हो जाता है। मीन्स ये समझो 15 महीने तक बच्चे को होने के लिए जो उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सी कैन अवेल नर्सिंग ब्रेक। तो ये जो है वो लंच ब्रेक से एक्स्ट्रा 2 बार जो इस एक्ट के तहत देने का प्रोविजन रखा गया है। फिर अगली बात आती है कि अगर मान लीजिए कर्मचारी फीमेल कर्मचारी वो प्रेगनेंसी है और अब जो एम्प्लॉयर है उसको लग रहा है कि मेरे को मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, ओके, तो वो क्या कर रहा है कि उसको अगर कहीं डिसमिसल कर देता है तो वो गलत बात है। इसमें प्रोविजन में बोला गया कि अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो वो एम्प्लॉयर जो उसको फीमेल कर्मचारी को डिसमिस या उसके नौकरी से नहीं निकाल सकता। अगली बात आती है एनी वोमेन डिप्राइव ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट और मेडिकल बोनस और एनी जो भी उसको विद इन 6 डेज अगर ये नहीं दिया जाता है तो वो क्या कर सकती है कि वो इसको अपील कर सकती है हायर अथॉरिटी के पास। तो फिर अगली बात आती है जो भी एनी डिसीजन ऑफ दैट अथॉरिटी सेल बी फाइनल। तो देखो जब अपील होगी तो उसके बाद जो भी अथॉरिटी का डिसीजन होगा वो जो दैट विल बी फाइनल। फिर अगली बात आती है नो डिडक्शन ऑफ वेजेस। अच्छा एक चीज़ इसमें और चीज़ बताई गई है कि इन सर्टन केसेस नो डिडक्शन फ्रॉम द नॉर्मल और यूजुअल डेली बेजर ऑफ द वुमेन एंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट सेल बी मेड बाई रीजन ऑफ। अब ये नहीं हो सकता कि मान लीजिए कोई फीमेल कर्मचारी मान लीजिए उसने मैटरनिटी लीव ज्वाइन अवेल करने के बाद ज्वाइन कर लिया तो अब उसकी सैलरी कम कर देंगे कि या उसकी बेसिस कम कर देंगे कि भाई अब तेरे को जो काम है वो छोटा मतलब आसान काम दिया जा रहा है या तेरे को बच्चे को दूध पिलाने के लिए जाना पड़ रहा है, तो अब उसकी सैलरी जो है ना या उसकी बेसिस जो है वो कम नहीं कर सकता है। ये इसमें प्रोविजन रखा गया है। फिर अगली बात एक इसमें और बात करिए, इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए ये बताया गया कि एक जो इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी और ये जो इंस्पेक्टर है ये पूरा सुपरवाइज करेगा कि क्या ये जो उसका एक इन्होंने जुडिक्शन जो वो इसमें फिक्स कर दी जाएगी और वो इंश्योर करेगा कि क्या ये जो उसकी जुडिक्शन है क्या इसमें जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत जो फीमेल कर्मचारी आ रही हैं क्या उनको जो वो प्रॉपर्ली ये बेनिफिट मिल पा रहे हैं नहीं। अब इसके साथ साथ इसी एक्ट में जो इंस्पेक्टर है उसकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसकी पावर को डिफाइन किया गया है, तो ये ज़्यादा आपको डिस्कस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगली बात आती है कि ये जो इंस्पेक्टर है ये एक रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज रख लिया, ये जो है वो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही जो वो इसमें इंस्पेक्टर रखने का प्रोविजन इस एक्ट में रखा गया है। अगली बात आती है कि पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू डायरेक्ट पेमेंट टू बी मेड। देखो अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट में फीमेल कर्मचारी है और उसको बेनिफिट एक्ट ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है इसके तहत उसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो ये क्या होगा कि इसके पास पावर है इंस्पेक्टर के पास, ये डायरेक्ट कर सकता है उस एस्टेब्लिशमेंट को फॉर द पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो इसके बाद अगली बात आती है कि एनी पर्सन एग्रीड बाई द डिसीजन ऑफ द इंस्पेक्टर वो विद इन 30 डेज जो वो अपील कर सकता है। फिर अगली बात आती है द डिसीजन ऑफ द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी वेयर एन अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड इट शुड बी फाइनल। जो अब अपील कर दी है अपील के बाद जो भी डिसीजन अथॉरिटी का आएगा दैट शैल बी फाइनल। फिर अगली बात आती है फोरफिट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ और बताई गई है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में कि इफ़ अ वुमेन
वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर सी हैज़ बीन परमिटेड बाई हर एम्प्लॉयर टू absent हर सेल्फ। जब वो एक बार ज्वाइन कर गई है उसके बाद भी वो अपने आप को absent रख रही है उस एस्टेब्लिशमेंट से, तो उसका जो ये राइट है वो फोरफिट हो जाता है। इसके साथ साथ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में प्रोविजन रखा गया कि जो, क्योंकि अब इंस्पेक्टर मैंने बताया इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट है तो वो चेक करेगा कि क्या प्रॉपर्ली इनकी हाजिरी लग रही है और कितना, क्योंकि इसमें वो रहता है ना कि अब एक साल में कम से कम 80 दिन जो अब उसको उसने काम किया होना चाहिए उस एस्टेब्लिशमेंट में। ये सब इंश्योर करने के लिए एवरी एम्प्लॉयर ये रखा गया है इसमें एक्ट में प्रोविजन कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं, जिस भी कर्मचारी को वो अपॉइंट करते हैं, उसका एक रजिस्टर मेंटेन होगा, रिकॉर्ड मेंटेन होगा, उसकी मस्टॉल बनेगा, जो जो चाहिए वो सारे सारे रिकॉर्ड जो इनको एम्प्लॉयर को भी मेंटेन करने पड़ेंगे। फिर इसमें अगली बात आती है कि पेनल्टी फॉर कंट्रवेंशन ऑफ द एक्ट। अगर कोई एम्प्लॉयर इस एक्ट के तहत अगर कोई किसी सेक्शन को कंट्रवीन करता है तो उसमें पनिशेबल है उसको विद इम्प्रिजनमेंट, और ये जो जेल है ये 3 महीने तक उस एम्प्लॉयर को जेल हो सकती है। फिर अगली बात आती है कि पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर। जो इंस्पेक्टर है अगर उसके काम में कोई बाधा डाल रहा है कोई एम्प्लॉयर, तो उसमें भी इसका पेनल्टी का प्रोविजन इस एक्ट में रखा गया है। तो ये था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बता दिया कि जो सीसीएस लीव रूल 1972 एप्लीकेबल होता है फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, तो उनको तो यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की जरूरत नहीं है, उनको सीसीएस लीव रूल 1972 के रूल 43 में ही मैटरनिटी लीव का प्रोविजन है। बट ये जो एक्ट है उनके लिए अप्लाई हो रहा है जहाँ पे जो कोई कैसी एस्टेब्लिशमेंट है, कोई मान लीजिए फैक्ट्री है या कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे उनके ये लीव रूल एप्लीकेबल नहीं होते, तो वहाँ पे ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का जो एक्ट है ये एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप नए नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाई संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। अगर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड कोई अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट को रिप्लाई करने की। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाई संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।